बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भैया साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आइए, टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आइए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आइए जो इस बार डेफिनेटली हमारे पेपर यूपी बोर्ड क्लास 10 में आने वाले हैं। तो अगर आप कमेंट करो आपके भैया वीडियो ना लेकर के आए, क्लास ना लेकर के आए, ऐसा नहीं हो सकता। प्यारे साथी, इस क्लास के अंदर मैंने डिस्क्रिप्टिव के 6 मार्क्स, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स में आने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस ढूंढ लिए हैं और ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ये सारे प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेस्ट हैंडराइटिंग के साथ ये क्वेश्चन मैं लिख करके लाया हूं। बहुत ज़्यादा कह सकते हो हार्डवर्क किया इस क्वेश्चंस को पीछे ढूंढने में, तब जाकर के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, डेफिनेटली क्वेश्चन 2027 में तुम्हारे पेपर में इस बार यूपी बोर्ड क्लास 10 में भाई जरूर आने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है मैंने। एक एक क्वेश्चन अगर तुमने समझ लिया ना, दिक्कत कहीं नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल F24 क्लासेस। मेरा नाम है हितेश और जैसा कि स्टूडेंट अभी आपने सुना कि इस क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10 साइंस यानी बायोलॉजी सेक्शन के ऐसे टॉप लेवल के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस बार तुम्हारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट जो कि 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स के पिछले कई सालों में बराबर पूछे गए हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा लेना, ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहां से हम लोग देखेंगे 6 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर वाले वो टॉप लेवल के 10 क्वेश्चंस जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्टिव के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो टारगेट रहने वाला है इस बार कि भाई साइंस में हम 70 में 65 से ज़्यादा, यानी कि साइंस में हम 70 में 65 प्लस मार्क्स स्कोर करें, जिसके लिए हमने क्या किया है भैया, डेली अपने चैनल पर 20 MCQ की एक सीरीज चला रहे हैं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना 20 में 20 वो पूरे पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं भाई, आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे साइंस में अच्छा स्कोर करना है, इसलिए मुझे MCQ पर भी फोकस करना होगा। और MCQ मैं आपको डेली करा रहा हूं, तो भाई चैनल को विजिट कर लेना। आपको यहां से MCQ क्वेश्चंस की सीरीज देखने को हर सब्जेक्ट की डेली मॉर्निंग में मिल रही है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टॉप लेवल के वो 10 क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको छोड़ करके तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अपनी नज़रों को इस पर डालिएगा और एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ज़रूर से करना, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी सेक्शन का है भाई। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा कह रहा है कि स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण सहित इस क्वेश्चन को संक्षेप में समझाइए, ठीक है। 2027 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारा। कैसा क्वेश्चन है भाई, 2027 के लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो तुम लिखोगे एकदम सिंपल शब्दों में कि वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। मतलब कोई जीवधारी है जो अपना भोजन स्वयं से ही बना लेता है, मतलब अपने शरीर के द्वारा ही अपना भोजन बनाता हो, किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़ती हो, ऐसे जीवधारियों को हम स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। और अतः इनके द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उस प्रक्रिया को, उस पोषण ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्यारे साथी स्वपोषी पोषण कहते हैं। बस इतनी डेफिनेशन कह लो या फिर इतनी परिभाषा इसकी तुमको याद करनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा और याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ये नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन अधूरा सा लगेगा। समझिए, ये जीवधारी अपना भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कह लो या फिर कह लो सूर्य के प्रकाश की सहायता से, ठीक है। सूर्य की प्रकाश की सहायता से सरल अकार्बनिक पदार्थ, सरल अकार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है जिसमें कार्बन भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे कि सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 व H2O से क्या करते हैं, इनके द्वारा मतलब इन चीज़ को मिला देते हैं और सूर्य का प्रकाश अगर होता है तो जाकर के जो पेड़ पौधे होते हैं, सॉरी पेड़ पौधे कह लो या फिर जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवधारी क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण की क्रिया कर पाते हैं। अब मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया होती है ये पेड़ पौधे करते हैं। कौन करते हैं, पेड़ पौधे। तो तुमसे क्वेश्चन अगर MCQ में आता है तो तुम बताओगे पेड़ पौधे, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जो तुमको दे रखी है, ये इसकी है रिएक्शन। क्या दे रखी है भाई, ये इसकी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, जिसको तुमको पेपर में करके ज़रूर आना है
क्योंकि अगर भैया तुम इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन नहीं करोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इसको ज़रा समझो क्या है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि ऐसे जीवधारी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। मैंने कहा था भैया कि अकार्बनिक सरल पदार्थ कौन कौन से, CO2 व H2O। तो इन दोनों को ही जब हम ले लेते हैं, और मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से, ठीक है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा जो कि सूर्य के प्रकाश से मिल रही है, ठीक है। तो क्या होता है, इन तीनों चीज़ों से मिला करके जब क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, मतलब क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल कहाँ से आता है, ये क्लोरोफिल हमको जो मिलता है सूर्य से मिलता है, वही क्लोरोफिल है ये, ठीक है। तो इन सभी की जब प्रेजेंट होती है, उपस्थिति होती है, तब जाकर के ग्लूकोज बनता है, जो कि एक तरीके से भोजन होता है किसका, पेड़ पौधों का, और साथ ही साथ ऑक्सीजन निकलती है और जल निकलता है। तो ये तुम्हारी हो जाती पूरी कंप्लीट रिएक्शन, ये पूरी कंप्लीट तुम्हारी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया, डेफिनेटली समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और दोबारा देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को नोट करो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन तुमको 2 मार्क्स में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो अब अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, कि श्वसन क्या होता है भैया, इसको बताइएगा। तो देखिए, श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीवित जीवधारी, जो जीवित जीव जंतु होते हैं, अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मतलब हम देखिए दिन में चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते पीते, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस ऊर्जा का उपयोग दैनिक जीवन की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए होता है। ये ऊर्जा हमें भोजन ग्रहण करने से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इतना तुम श्वसन की परिभाषा में लिख दोगे, ठीक है। बस इतना सा लिख देने से तुम्हारे 2 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीवित जीवधारी अपना उपापचयी क्रियाओं को कह सकते हो चलाते हैं सुचारू रूप के लिए। मतलब जैसे मैंने भोजन ग्रहण किया, मेरे पास ऊर्जा आ गई, ठीक है, या फिर मैंने सांस ली, तो देखो सांस लेना भी एक तरीके से श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है। मैंने सांस ली तो ही मैं चल पाऊंगा। अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा। तो बस वही समझना है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जो कि एक तरीके से हमारी उपापचयी क्रियाओं को चलाती है, हमें ऊर्जा भी उत्पन्न कराती है। ऊर्जा भी कहीं ना कहीं हमसे श्वसन से ही मिलती है, श्वसन में ही मिलती है। जब हम सांस लेते हैं तो एक तरीके से ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। तो मतलब इतना क्वेश्चन तुमको पहले दूसरे वाले आंसर में लिख देना है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पोषण क्या है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भैया पोषण की जो आवश्यकता होती है ना, नीड पड़ती है, क्यों पड़ती है। तो पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, चलिए क्वेश्चन सबसे पहले जानेंगे कि आखिर में पोषण क्या होता है। कि भैया सबसे पहले जानेंगे कि आखिर में पोषण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे तुम सबसे पहले पोषण हेडिंग लगा करके कि सजीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है। सजीव, बहुत अच्छे समझना, सजीव यानी ऐसे जीव जंतु जो जीवित होते हैं, जो चलते फिरते हैं, मतलब इधर उधर घूमते फिरते हैं। मतलब तुम पृथ्वी में जितने भी ऐसे जीव को देखते हो तो चलते फिरते, सांस लेते, खाते पीते, इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब वो सारे सजीव होते हैं। जो एक जगह स्थिर रहते हैं, पड़े रहते हैं, वो सजीव नहीं होते। जैसे कि मोटरसाइकिल, तुम्हारे यहाँ ट्रैक्टर हो गया, जेसीबी, मतलब जितनी भी ऐसी चीज़ें जो मानव द्वारा बनाई गई हैं वो सारी चीज़ें सजीव कह सकते हो नहीं हैं, निर्जीव हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंसर क्या कह रहा है कि सजीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको पोषण कहते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन तथा जल। इन सभी चीज़ों का क्या होता है, ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब जरा इसको थोड़ा सा आम लैंग्वेज, एकदम आम भाषा में समझते हैं। जैसे देखो, आपने भोजन ग्रहण किया, आपने खाना खाया, तो वो खाना खाते ही आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो एक तरीके से खाना खाया, जो खाना खाना होता है ना, वही पोषण होता है। जो खाना खाना होता है भैया, वही पोषण होता है। तो मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसको नोट कर लो, ठीक है। आखिर पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई।
तो ये क्वेश्चन जरूर बन जाता है पेपर में, साथ ही साथ इसी के कि पोषण की जो आवश्यकता होती है भाई वो क्यों पड़ती है ना, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहले तुम हेडिंग लगाओगे आप सभी स्टूडेंट की ऊर्जा स्रोत, मतलब ऊर्जा स्रोत जो होता है ना कहीं हमें पोषण से ही मिलता है। और ऊर्जा आप सभी जानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा नहीं होती है हम ना अच्छे से चल पाते हैं ना हम थक पाते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरे अंदर ऊर्जा होनी चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। अगर मैं आपको नहीं पढ़ा मैं आपको कब नहीं पढ़ा पाऊँगा, जब मेरे अंदर ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, मैं खाना खा लूँगा तो मुझे ऊर्जा मिल जाएगी, मैं आपको पढ़ा लूँगा। बस इतना है कि कोई कार्य करते समय अथवा खाली बैठे हुए, सोते समय या समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। इतना चीज़ें क्लियर हो गई। इतनी चीज़ अगर क्लियर हो गई, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। चलिए पॉइंट नंबर दूसरा है ये शारीरिक वृद्धि। पॉइंट नंबर दूसरा है शारीरिक वृद्धि। भोजन से नया जीव द्रव बनता है। सभी को पता होना चाहिए कि भोजन से क्या होता है भैया, नया जीव द्रव बनता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत होती है। मतलब समझ रहे हो, जैसे मतलब अगर आपको अपने शरीर का वेट बढ़ाना है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा तगड़ा होना है तो आपको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। शारीरिक वृद्धि आपकी होगी ज़्यादा खाना खाने से, ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण करने से, ठीक है। तो वही लिखा है कि भोजन से नया जीवद्रव बनता है। नया देखो जीवद्रव का मतलब क्या होता है, मतलब कि विकास होना, एक तरीके से तुम्हारे शरीर का विकास होना, ठीक है। तो भोजन से नया जीवद्रव बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। तो ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से नोट कर लेने हैं, या तो स्क्रीनशॉट कर लेना है, और जिस भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए है इन क्वेश्चंस का, वो क्या करेंगे, वो भाई साहब सिंपल से काम करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको ये 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए है तो आप सभी लोगों को जाना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टा पे जाना है और वहाँ पर आपको F24 क्लासेस सर्च करना है, F24 क्लासेस, और इस F24 क्लासेस इंस्टा पेज को फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद में मैंने आपको इसकी डिटेल से बहुत अच्छे से कह सकते हो कि पीडीएफ बना रखी है, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, सिंपल जाना है, 24 क्लासेस सर्च करना, फॉलो यार ज़रूर से कर लेना। फ्री में सारी चीज़ें दे रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से कर लेना, ठीक है। हाँ, इतना कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये वाला चल रहा था, हो गया था पूरा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट और आपको लिखने हैं, पोषण की आवश्यकता में 2 पॉइंट और, ठीक है। तो यहाँ तीसरा पॉइंट है कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत, ठीक है। हालांकि इस पॉइंट को मैंने अलग से ही बना दिया, चलो यहाँ पर नोट कर लो कि नए जीवद्रव से कोशिकाएं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है, ठीक है। तो इतना और लिख लेना। चलिए, लास्ट यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट है रोगों से प्रतिरक्षा। जैसा कि तुम सभी जानते हो भैया कि अगर हम सही समय पर भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं, अच्छे भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, तो हमारी जो कह सकते हो हेल्थ कंडीशन होती है वो बिगड़ जाती है, हम बीमार होने लगते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम सही भोजन ग्रहण करते हैं, हेल्दी फूड ग्रहण करते हैं, तो हमारी जो स्वास्थ्य होता है, या फिर कह सकते हो हमारी जो बीमारियां होती हैं वो नहीं आती हैं। तो वही लिखा है कि यदि हम समय पर भोजन ग्रहण करते हैं, वह सही भोजन ग्रहण करते हैं जो हेल्दी फूड होता है, तो इससे हमें आने वाली बीमारियों से बचते हैं। बस सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए सारे क्वेश्चंस हैं, एक बार पढ़ते ही सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है कि मस्तिष्क की प्रतिवर्ती क्रिया में क्या भूमिका है। जो तुम्हारा मस्तिष्क होता है इसकी प्रतिवर्ती क्रिया में क्या भूमिका है। सबसे पहली बात कि जो मस्तिष्क होता है ना, ये क्या होता है। तो मस्तिष्क पता क्या होता है, मस्तिष्क तुम्हारा होता है ब्रेन, जो तुम्हारा दिमाग होता है ना, जिसको तुम बुद्धि कहते हो, वही मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क की प्रतिवर्ती क्रिया में क्या भूमिका है। तो सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि कभी कभी तुमने देखा होगा कि अचानक से तुम्हें गरम गरम चीज़ तुम छू लेते हो, अचानक से तुम्हारे पीछे को एकदम मार देता है, तो तुम एकदम घबराहट से एकदम पीछे हाथ को कर लेते हो। तो ये जो अचानक से पीछे हाथ कर लेते हो ना, एकदम घबरा जाते हो तो हाथ पीछे हो जाते हैं, तो ये तुम्हारी होती है प्रतिवर्ती क्रिया, यानी अचानक से हो जाने वाले हाथ पीछे, उस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी उद्दीपन से
होने वाली स्वचालित जल्दी से और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब देखो उद्दीपन का मतलब क्या होता है, उद्दीपन का मतलब यहाँ पर है कि बाहरी क्या, बाहरी जैसे कि कोई गर्म चीज़ छू जाना, बाहरी गर्म चीज़ छू जाना, या फिर किसी का बाहर से एकदम अचानक से तेज़ी से मार देना, ठीक है, तेज़ी से कह सकते हो मार देना, ठीक है, पार एकदम तेज़ी से कोई मार देता है आपकी खोपड़ी में तो एकदम आप घबरा से जाते हो, ठीक है, तो बस वो एकदम घबरा करके जो हाथ पीछे कर लेते हो ना, बस वही प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है, तो इतना नोट कर लेना। इसमें अब आपको आगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है कि प्रतिवर्ती क्रिया में केवल रीढ़ रज्जु भाग लेता है। ये रीढ़ रज्जु क्या होता है, बहुत सारे लोगों को सुनकर हंसी आ रही होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पर हंसना नहीं भाई, समझना है, क्योंकि ये बायो है और बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में केवल रीढ़ रज्जु भाग लेता है। क्या भाग लेता है? रीढ़ रज्जु। इसको रट लेना एकदम, ठीक है, ये इसमें रट लेना। कौन प्रतिवर्ती क्रिया में कौन भाग लेता है? केवल रीढ़ रज्जु भाग लेता है। केवल प्रतिवर्ती क्रिया होने से ही सूचना मस्तिष्क तक जाती है, ठीक है। जब प्रतिवर्ती क्रिया हो जाती है ना, इसके बाद में दिमाग को पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था। मतलब तुम कोशिश करके देखो कि तुम्हें पीछे से किसी ने मारा और तुमको पहले तुम्हें झटका लगा, बाद में तुम्हें पता चला कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो ये है मस्तिष्क का और प्रतिवर्ती क्रिया का आपस में रिलेशन, ठीक है। इसको नोट कर लो, 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करो, अनुवर्तन को परिभाषित कीजिए। अनुवर्तन क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए, और अनुवर्तन के जो विभिन्न प्रकार होते हैं ना, उसको भी बताइए, ठीक है। देख सकते हो 2027 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है भाई, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से लर्न जरूर करना है। इन क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, रिवीजन नहीं करोगे, कहीं नोट नहीं करोगे, तो फिर फायदा नहीं होगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप पीडीएफ को देखकर नोट कर लेना, पर शर्त नोट जरूर कर लेना। और वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर देना अपने उस बेस्ट फ्रेंड की ओर, फ्रेंड के पास में जो आपका बिल्कुल पक्का मित्र हो, उसको जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर अनुवर्तन की बात करते हैं कि आखिर में अनुवर्तन क्या होता है। देखो, अनुवर्तन का मतलब होता है कि पौधों का प्रकाश, गुरुत्व या जल के कारण एक दिशा में मुड़ना ही अनुवर्तन कहलाता है, ठीक है। मतलब पौधों का जो प्रकाश होता है या फिर गुरुत्व होता है या फिर जल, एक दिशा में मुड़ना ही क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है, ठीक। समझ में आ गया क्या क्या मुड़ना एक अनुवर्तन कहलाता है? जो पौधे का प्रकाश होता है, पौधों का जो प्रकाश, मतलब पौधे का प्रकाश, समझ रहे हो, मतलब पौधे जैसे कि जो पौधों की जो छाया पड़ती है ना, तो उसका एक तरफ होना, और गुरुत्व का एक तरफ होना, और जल का एक तरफ होना, एक दिशा में होना या फिर एक दिशा में मुड़ना ही क्या हो जाता है भैया? ऐसा कब होता है? जब बहुत तेज से आंधी आती है। आपने देखा होगा बहुत तेज से आंधी आती हो तो उसकी जो छाया भी इधर हो जाती है, एंड अगर मैं बात करूं पानी भी इधर को बहने लगता है, और सारी चीज़ें सब एक दिशा में हो जाती है। तो ऐसी क्रिया को अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन के 3 मुख्य प्रकार है। सबसे पहला प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन और जलानुवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश अनुवर्तन में लिखोगे कि तना प्रकाश की ओर मुड़ता है, इससे पौधे को भोजन बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा कि जो तना होता है वो प्रकाश की ओर मुड़ता है, इससे क्या होता है? भोजन, जो पौधे होते हैं उसको भोजन बनाने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। तो प्रकाश अनुवर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारा गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ओके। इसमें तुम सभी स्टूडेंट लिखोगे कि जड़ें नीचे जमीन की ओर, तना ऊपर हवा की ओर बढ़ता है। जो जड़ें होती हैं वो नीचे की ओर, और जो तना होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या होता है भाई? कि जड़ें पानी की ओर बढ़ती हैं, और जड़ें क्या होती हैं? पानी की ओर बढ़ती हैं, ताकि पौधे को पानी मिल सके। देखो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो चीज़ थोड़ा सा आपको हो सकता हो समझ में ना आई, ऊपर से निकल गई हो। मैंने कहा था कि प्रकाश एक तरफ हो, गुरुत्व एक तरफ हो, जल एक तरफ। हालांकि उसको भी समझ सकते हो, पर एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें को ये समझना है, जैसे कि जो तना होता है, ठीक है, जो तना होता है ये प्रकाश की ओर मुड़ता है। किसकी ओर? प्रकाश की ओर मुड़ता है, ताकि भोजन बन सके, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? जड़ें जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? नीचे की ओर होती हैं, और
अगर मैं जड़ें नीचे ज़मीन की ओर होती हैं, तना ऊपर हवा की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है? जड़ें नीचे ज़मीन की ओर इसलिए होती ताकि भोजन पानी प्राप्त कर सके जड़ों से, और तना ऊपर इसलिए होता है ताकि वो अच्छी अच्छी हवा ले सके, सूर्य का प्रकाश ले सके और वहाँ से भोजन ग्रहण कर सके। जलानुवर्तन क्या होता है? जड़ जमीन में इसलिए होती ताकि भोजन प्राप्त कर सके। तो ये 3 पॉइंट जो कि मैंने तुम्हें बताए, बहुत अच्छे से तुम्हें नोट करने, स्क्रीनशॉट करने और अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और इसके 2 लाभ बताइएगा। तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और इसके 2 लाभ बताइएगा। जरा सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कायिक प्रवर्धन तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है? देखो, कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो कह सकते हो जो जनन होता है वो अलैंगिक तरीके से होता है। मतलब कैसे, अभी समझाता हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, कहोगे भैया कैसे? समझ में अभी आएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब पौधे को या फिर जब पौधे के किसी कायिक भाग कायिक का मतलब क्या होता है? देखो, कायिक का मतलब होता है जैसे कि कोई एक पौधा है, मान लो ये तुम्हारा पौधा है, ठीक है, पौधे में ये बहुत सारी जड़ें मतलब तने लगे हुए हैं। तो इस तने को मैंने काट दिया, यहाँ से तने को मैंने काट दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई दूसरा पौधा या फिर कह लो दूसरा बीज यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब या फिर कोई नई चीज़ इसमें ऐड कर दी, जिससे क्या होता है कि ये यहाँ पर एक नया जल्दी से एक डाली तैयार हो जाती है, एक नई डाली जल्दी से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर अलग से मैंने कोई चीज़ ऐड की है, तब जा कर के एकदम जल्दी से बड़ा हो गया है। आ गया समझ में? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कायिक जनन कराया। मैंने क्या कराया? कायिक जनन कराया। बस यही चीज़ है कायिक जनन। जब पौधे के किसी कायिक भाग जैसे कि जड़, तना या पत्ती का उपयोग करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है, तो इस अलैंगिक जनन की विधि को ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बस इतना नोट कर लीजिए। उम्मीद है जो मैंने यहाँ पर फिगर द्वारा समझाया था वो समझ में जरूर आया होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था इसके 2 लाभ भी बताइए। पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, इस बात को तुम्हें बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। तो इसके 2 लाभ में सबसे पहला लाभ है बेटा, यहाँ पर समझिए कि इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज से दोबारा पढ़िए। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में फूल कह सकते फूल और पत्ती जल्दी आते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भैया यहाँ पर जब हमने अलग से कोई चीज़ ऐड की तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब जब ये तना बहुत जल्दी तैयार होगा तो इसमें फूल भी बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है, इसमें फूल भी बहुत जल्दी आएंगे। वहीं एक ये जो दूसरा वाला था जो ये अपने मन से तैयार हो रहा था, इसमें अभी कह सकते हो पूरी तरीके से ये बड़ा भी नहीं हो पाया है, तो इसमें फूल तो बहुत समय बाद ही आएंगे। लेकिन यहाँ देखो जल्दी से बड़ा भी हो गया और इसमें फूल भी आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने कायिक जनन कराया है, इसलिए यहाँ पर चीज़ें जल्दी हुई हैं। तो पहला लाभ तुम्हारा यही है कायिक जनन का, ठीक है। दूसरा लाभ तुम्हारा है कि नए पौधे आनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक पौधे के समान होते हैं, जैसे अच्छे गुणों का हालांकि सही है कि नए पौधे बिल्कुल अपने आनुवांशिक रूप से बिल्कुल एकदम जनक पौधे के समान होते हैं। जैसे कि ये जो पौधा तुम्हारा जनक पौधा है, अभी जो यहाँ पर नए पौधे निकल रहे हैं ना, छोटे छोटे फूल, ये आगे चल के पौधे बनेंगे, तो ये बिल्कुल सेम इसी की तरह होते हैं, जनक पौधे की तरह, मतलब एकदम बेहतर, अच्छे, बड़े बड़े। समझ में आया? तो यही चीज़ यहाँ पर फायदे में होती है कायिक जनन से। तो बस ये 2 लाभ लिख लेने हैं तुमको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2027 की दृष्टि से एक बहुत खास क्वेश्चन है और डेफिनेटली क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, इसके अलावा जानेंगे सबसे पहले कि आखिर में हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन लाल एक रक्त कोशिका में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। ये कहाँ पर पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। जो एक प्रोटीन वर्णक है, जो एक क्या है? प्रोटीन वर्णक है, जो फेफड़ों में से ऑक्सीजन को सोख करके शरीर की सभी कोशिकाओं को तक ले जाता है और इससे क्या होता है कि सारे कार्य होते हैं, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन ही होता है जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं उसको हर एक पार्ट यानी हर एक अंग तक ले जाना हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है। बाकी अगर हीमोग्लोबिन की जो कमी होगी उससे क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो सबसे पहले अनीमिया हो जाएगा, दूसरा थकान और कमजोरी होगी, इसके अलावा तीसरा सांस फूलना,
ठीक है, तो सबसे पहले अनीमिया क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, ये रोग शरीर में खून की कमी से हो जाता है जिससे त्वचा पीली पड़ने लगती है। सिंपल एकदम। अनीमिया क्या होता है? थकान और कमजोरी। कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा, जब कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें थकान लगेगी, हम चल नहीं पाएंगे, आलस बना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन लेना बहुत ज़रूरी है, और ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा मात्रा में होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारे लिए थकान कमजोरी कम रहेगी। ठीक है। तीसरा है सांस लेना। थोड़ा सा काम या चलने पर भी हम सांस फूलने लगती है। क्यों सांस फूलने लगती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन की तुम्हारे अंदर कमी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट थे जिस कह सकते हो जो कि तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगी तो ये 3 चीज़ें, 3 लक्षण देखने को ज़रूर मिलेंगे। इनको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नोट करिए। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, इसके बीच में अंतर स्टेबल कीजिएगा, अंतर बताइएगा। ठीक है, सबसे मोटी मोटी भाषा में समझेंगे। जीनोटाइप क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो कि कह सकते हो कि थोड़ा सा कम विकसित हो, मतलब कि ऐसी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कम देती है, मतलब सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। सॉरी, फिर से बताते हैं। देखो, जीनोटाइप क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो एकदम डिटेल से इन्फॉर्मेशन देती है। कैसे एकदम डिटेल से इन्फॉर्मेशन देती है? जैसे कि मैंने कहा एक छोटा पौधा है, और मैंने कहा दो आदमी हैं जो दोनों बड़े बड़े हैं। मैंने कहा 2 आदमी दोनों बड़े बड़े हैं। ठीक, तो ये हो गया दोनों बड़े। मैंने कहा एक आदमी बड़ा है, एक आदमी छोटा है, लेकिन एक आदमी बड़ा एक आदमी छोटा है। लेकिन जीनोटाइप पता क्या कहेगा? ये वाला आदमी संकर, मतलब कि संकर का मतलब होता है कि छोटा भी है बड़ा भी है, तो वो कहेगा ये संकर लंबा है, संकर बड़ा है, लेकिन इसको कहेगा ये प्योर बड़ा है। तो मतलब वो क्या करता है? एकदम क्लियर कट जानकारी देता है जीनोटाइप। और फिनोटाइप होता है ये आधी अधूरी जानकारी देता है। ये क्या कहेगा भैया कि ये दोनों भी लंबे हैं, और वो कहेगा ये दोनों भी लंबे हैं। ठीक है, जैसे कि पढ़ो यहाँ पर, समझो कि किसी जीव की आनुवांशिक संरचना या जीनी बनावट को जीनोटाइप कहते हैं। यह बाहर से दिखाई नहीं देता। जैसे कि शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप टी और संकर लंबे पौधे का जीनोटाइप T और T होता है। मतलब यहाँ पर तुमने देखा कि ये जो हमारे हैं ये शुद्ध लंबे हैं, और ये जो हमारे हैं मतलब एक बड़ा एक छोटा, ये हमारे संकर लंबे हैं। तुमने देखा ये जो हमारे T जो मैंने बताया ना अभी लंबे लंबे, वो तुम्हारे शुद्ध लंबे बता दिया इसने। और ये जो एक लंबा था एक छोटा था, इसने बता दिया कि ये संकर लंबे हैं। बस ये डिटेल ऐड कर दे रहा है चीज़ों में। वहीं जीनोटाइप क्या करता है? वो बताता है भाई चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, मेरे लिए दोनों बराबर है। बाहर से देखने पर ही लंबे दिखाई देंगे, मतलब ये कहता है भाई हमारे लिए दोनों ही लंबे हैं, और इसी को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। डेफिनेशन समझ लेते हैं थोड़ी इन दोनों की अच्छे से, कि किसी जीव की आनुवांशिक संरचना या जीनी बनावट को जीनोटाइप कहते हैं। मतलब जीनी बनावट को जीनोटाइप का डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, बट याद कर लेना, याद हो जाएगी। फिनोटाइप क्या कहता है? कहता है कि किसी जीव के बाहरी रूप या फिर रंग, आकार या फिर शारीरिक बनावट को देख करके जो चीज़ें हम बताते हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और जो साफ साफ दिखाई देता है, मेनली ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो साफ साफ दिखाई देता है, और यहाँ पर कहते हैं जो बाहर से नहीं दिखाई देता। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चंस हो जाते हैं क्लियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वरना जिसको भी कह सकते हो कि जिसको भी इसका PDF चाहिए है वो जाकर के 24 क्लासेस इंस्टा पेज को फॉलो जरूर से करेगा। क्वेश्चन तुम्हारा अगला है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिएगा। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण इज अ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब यह जो प्रक्रिया होती है अधिकतर क्या, ये जो प्रक्रिया होती है पूरे तरीके से पेड़ पौधे में होती है। क्यों? समझिए इसकी डेफिनेशन, पहले इसके रिएक्शन को समझिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अभी मैंने इसको, हालांकि जब मैं पोषण वाला क्वेश्चन करा रहा था तो वहां समझाया था मैंने। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेते हैं, और क्लोरोफिल जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलती है पेड़ पौधों को, उसको लेते हैं। ठीक है, और इन तीनों को ही कह सकते हैं, क्लोरोफिल कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है। इन तीनों को ही पेड़ पौधे ले करके ग्लूकोज बना लेते हैं, और ये ग्लूकोज इनका पोषण होता है, मतलब इनका खाना होता है, भोजन होता है। इसी के साथ साथ ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं, और आप कह सकते हो कि जल बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गया? तो इतनी सारी चीजें पोषण में होती हैं। अब समझो यहाँ पर
अब डेफिनेशन समझो कि ये हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 व पानी लेकर अपने भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद तुम्हारा अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती हैं, जरा उसको बताइएगा। देखो मैंने आप सभी लोगों को अभी प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बता रखा था। तुम कहोगे हाँ भैया आपने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताया था। तो देखो प्रतिवर्ती क्रिया तो तुमको पता ही पता है, ये अनैच्छिक क्रिया थोड़ी सी अलग है, जरा इसको समझ लेते हैं। बाकी प्रतिवर्ती क्रिया तो तुम्हें पता ही पता है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया होती है कि वह क्रिया जो हमारे सोचे बिना लगातार हमारे आंतरिक अंगों द्वारा होती रहती। जैसे कि तुमने खाना खाया तो तुम सोच थोड़ा नहीं रहे हो कि मेरा भोजन पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, ऐसा सोच थोड़ी नहीं रहे हो, वो तो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट होता रहता है। तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। मतलब तुमने खाना खाया, तुम्हारा खाना ऑटोमेटिक डाइजेस्ट होने लगा, पचने लगा, भोजन जो पचने लगा, पेट अपना काम कर रहा है, मतलब तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है, यानी वह क्रिया जो हमारे सोचे बिना लगातार हमारे आंतरिक अंगों द्वारा होती रहती है और जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि इनका नियंत्रण मस्तिष्क करता है, और इस तरीके की क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हृदय का धड़कना, भोजन का पचना, ठीक है। चलिए हृदय का धड़कना और भोजन का पचना प्रतिवर्ती क्रिया के लिए ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता रखा है कि किसी बाहरी उद्दीपन जैसे अचानक से सुई चुभना या गर्म वस्तु का छूना, इसके कारण क्या होता है कि छूने के प्रति होने वाली तीव्र स्वचालित और तात्कालिक प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इनका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है, इसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। गर्म बर्तन ही अचानक हाथ को पीछे खींच जाना, गर्म बर्तन छूते ही अचानक हाथ का पीछे खींचे जाना, ठीक है। तो ये था तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट कह सकते हो उदाहरण, ठीक है, और लास्ट प्रतिवर्ती क्रिया का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आज की इस क्लास के अंदर आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को भाई साहब क्लास 10 साइंस के 10 ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बताए जो कि इस बार तुम्हारे पेपर में 100% आने के चांसेस रखते हैं। ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, अपने हर एक बेस्ट फ्रेंड तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो भाई साहब एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।